अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत खा हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। 2 दिन जो है वो नावल की एपिसोड अपलोड मैं नहीं कर सकी। उसकी वजह यही थी कि मसरूफ़ियत थी और मैंने बता दिया था। और कुछ आजकल नेटवर्क इतना स्लो है कि कोई भी काम करते हुए जो है ना बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे वीडियो अपलोड करने में इतना वक्त लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं। कोशिश करती हूँ कि जल्दी रिकॉर्डिंग करके टाइम से अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि नेटवर्क जो है वो दिन भर तो ठीक होता है लेकिन शाम के वक्त बहुत स्लो होता है। शायद उस वक्त जो है वो ओवरलोड हो रहा होता है। खैर, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। अब इंशाल्लाह आपको जो है रेगुलर एपिसोड मिलती रहेगी। कोशिश करूँगी कि जो है ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा ही रहे, क्योंकि दूसरे चैनल पर जो नावल चल रहा था वो मुकम्मल हो चुका है। आप लोग भी सुन सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पर, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रिसेंटली एक नावल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा नावल था, अच्छी सी फैमिली स्टोरी थी, कज़न मैरिजेस के हवाले से थी। और जनाब अब वहाँ पर जो है मैं कुछ वक्फे के बाद कोई नया नावल शुरू करूँगी, तो इसलिए जो है इस चैनल को, इस नावल को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तब तक। तो चलिए बातें करते हैं ख़त्म और बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो और इसकी मुसन्निफ़ा है अफ़शां अफरीदी। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। इवनिंग क्लास लेने के बाद वो सीधा वली के पास गया था। उसके प्रोजेक्ट के लिए कुछ नए लेआउट्स बनाए थे उसने, लिहाजा वापसी पर कदरे ताख़ीर हो गई थी। जिस वक्त वो लाउंज में दाखिल हुआ, सायरा बेगम अपनी तीनों बेटियों और खोला समेत बैठी थीं। दादी भी सोफ़े पर एक तरफ विराजमान थी और ज़ारा के बच्चों को न जाने कौन सी कहानी सुना रही थी, जिसे वो नहायत इश्तियाक से सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम कहाँ उड़े उड़े फिर रहे हो अकरमा? बकौल शायर कोई शाम घर भी रहा करो। सारा ने मौका पाते ही उसे आड़े हाथों लिया था। बस वो ज़रा वली के साथ मसरूफ़ था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट समेत जवाब दिया, अच्छा मैं समझी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तरसा रहे हो हमें। ज़ारा ने शौक मुस्कुराहट होंठों में दबाकर शरारत से कहा, तो वो उनका इशारा समझकर यूं ही मुस्कुरा दिया और जब बोला तो लहजे में बला का एतमाद था। मेरी वैल्यू मुसल्लम है अपनी जगह, इस बारे में कभी इनसिक्योर नहीं होता मैं। बड़ा गरूर है भाई, ज़ारा ने फिक्रा कसा। यकीन है मुझे। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। माशाअल्लाह, देख रही हैं दादी, ज़ारा ने उसके एतमाद से कहने पर हंसकर दादी को मुखातिब किया। आपका पोता तो ठीक ठाक पर निकाल चुका है, जब ही तो पर काटने के इंतज़ामात करने लगे हैं हम। सायरा बेगम ने हंसकर बातों में हिस्सा लिया तो वो सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। दादी भी मुस्कुरा दी। खोला ने सबसे नज़रें चुराकर उसे बगौर देखा था। वो पुरएतमाद था और हाजिर जवाब भी। इस वक्त खुशदिली से मुस्कुराता जोहा के किसी शौक फ़िक्रे के जवाब में उसने भी शौकी का मुजाहरा किया था। उसकी ज़ाहिरी शख्सियत भी पुरकशिश थी और इस वक्त ब्लैक जीन्स के साथ ब्लू शर्ट के ऊपर जैकेट ज़ेब-तन किए वो यकीनन बहुत स्मार्ट लग रहा था। बंदा तो वाकई लाजवाब है, खोला ने निगाह फेरते हुए सोचा था। नशिस्तों पर ख़ास तालीम व कैरियर और ख़ानदानी शराफत, हर लिहाज से वो उसे अच्छा लगा था। बिलखसूस उसका धीमा मिजाज और ख़वातीन के साथ बहुत एहतराम से पेश आना। अपने होने वाले शरीके हयात के लिए जो खाका उसने लाशऊरी तौर पर दिल में बना रखा था, उसमें बहुत फिट आ रहा था। रह गया मिजाज और नेचर का मामला तो और खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों के मस्ताक, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो ही जाएगा। वो खुद से बातें करते हुए बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी, जहाँ इस वक्त कोई सियासी टॉक शो ऑन एयर था। लगता है सियासत से खासी दिलचस्पी है आपको। सोच का तायर न जाने कौन सी वुसअतों में उड़ रहा था कि अचानक अकरमा की आवाज़ उसे हाल में वापस ले आई। उसने चौंक कर देखा। अकरमा चाय का मग उसकी तरफ बढ़ाता उसके साथ वाले सोफे पर आ बैठा था। खोला ने इधर उधर देखा। दादी नमाज के लिए उठकर चली गईं, तो बकिया लोग भी उसकी खुद फरामोशी का फ़ायदा उठाते हुए कस्तन उसे अकरमा के साथ तन्हा छोड़ गए थे। एक लम्हे को वो नर्वस सी हो गई, मगर जल्द ही खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए उसने उसके हाथ से चाय का मग थाम लिया था। थैंक्स। वो मशकूर सी मुस्कुरा दी, फिर बोली, नहीं ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं, बस कभी कभार कोई टॉक शो देख लिया तो देख लिया। अकरमा ने बगौर सुनते हुए सिप लिया था। आपको है इंटरेस्ट? अब वो पूछ रही थी। हाँ, मगर उतना ही जितना आपको है, गहरी मुस्कुराहट समेत कहते हुए उसने एक नज़र खोला के चेहरे पर डाली थी। जवाबन वो होले से हंस दी। वैसे कराची कैसा लगा आपको? कहीं आउटिंग पर गई आप? अकरमा ने कसरन बात आगे बढ़ाई थी। पूरे 8 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ। इजहार भाई के वलीमे पर बस 1 दिन के लिए आई थी। इतने लंबे टाइम के लिए तो आज से 12 साल पहले मम्मी डैडी के साथ ही आना हुआ था, इसलिए मुझे तो बहुत चेंज लगा यहाँ। शोल्डर कट बालों को झटकते हुए वो अपना अज़ली एतमाद बरकरार रखे हुए थी। लाहौर में सब कुछ है, बस समंदर नहीं है।
और मुझे समंदर फैसिनेट करता है। वहाँ जाने का मूड है मगर फ़िलहाल सब शादी में मसरूफ़ हैं। कंधे उचकाते हुए उसने लाचारी से कहा था। कोई मसला नहीं, किसी वीकेंड पर प्रोग्राम बना लेते हैं, वो मुरव्वत से बोला था। हाँ, 1-2 दिन में इजहार भाई भी आ जाएंगे तो मज़ा साथ ही चलेंगे। भाई के जिक्र पर वो खुश हो गई थी। अकरमा ने महसूस किया वो अपने ख़ानदान से खासी करीब थी। सिर्फ भाई के तज़किरे पर ही उसकी आंखें चमकने लगी थीं। डेफिनेटली। उसने चाय का आखिरी सिप लिया था, फिर चंद लम्हों के लिए दोनों के माबैन खामोशी रही जिसे अकरमा नहीं तोड़ा। वैसे क्या शारजा में आप जॉब कर रही थी? ये पहला ज़ाती नौयत का सवाल था। खोला सीधी हो बैठी। लम्स से एमएस के बाद कुछ टाइम मैंने लाहौर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्न किया। वहीं से शारजा में भाई इजहार की कंपनी में अप्लाई किया तो गुड लक रही और जॉब मिल गई। बस गुजरे 4 साल से वहीं हूँ। आई सी। फ़िलहाल तो लीव पर हूँ, अलबत्ता पाकिस्तान में 1-2 जगह अप्लाई किया है मैंने ऑनलाइन। एनी रिप्लाई? उसने इस्तफसार किया। शायद मैंने फ़िलहाल चेक नहीं किया, अभी कुछ देर पहले मैं इसी बारे में सोच रही थी। दरअसल मेरा लैपटॉप सही काम नहीं कर रहा, उसे फिक्स करने की कोशिश कर रही थी तो ईमेल चेक करना याद नहीं रहा। खौला ने बताया। यहाँ स्टडी में एक पीसी पड़ा है मगर मॉनिटर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप चाहें तो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हैं। वो इखलाक के साथ पेश कर रहा था। थैंक्स, मैं वाकई यूज़ करना चाहूँगी। मुझे कुछ ज़रूरी डाउनलोडिंग भी करनी है। चाय का मग टेबल पर रखकर खड़ी होते हुए उसने तशक्कुर से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। माई प्लेजर। ऊपर लाउंज में ही रखा है, ऑन ही होगा। दोस्ताना लहजे में कहकर उसने रिमोट उठाकर चैनल तब्दील किया तो खौला सर हिलाकर वहाँ से चली आई। ऊपर आए तो खिलाफ तवक्को लाउंज में टेबल पर किताबें फैलाए दुर्रे मखनून उसके सामने थी। वो सहज सहज कदम उठाती उसके पास चली आई, जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिकेशन की किताब खोले महव थी। हेलो। करीब आकर पुकारा तो दुर्रे मखनून मतवज्जा हुई। अरे आप? हाँ मैंने सोचा तुम तो मेरे पास आओगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही चली आई। प्लीज़, ऐसी बात नहीं है। निदामत से चूर लहजा था। गो के खोला का अंदाज सरासर मजाक का था मगर उसके दिल में चोर था। वो बुरी तरह खिफ़त का शिकार हुई थी। ओह कम ऑन, मैं मजाक कर रही थी दुरी। क्या अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा? खोला ने मुशफ़क़ाना अंदाज में उसके शाने पर थपकी दी। उसके दिल पर जैसे मनोबोझ आ गिरा। अपने बदसूरत रवैये का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था उस लम्हे, जब ही किताब बंद करके उसकी तरफ रुख कर लिया था। नहीं, मैं समझती हूँ आपका अंदाज़ा हमेशा से ही ऐसा है। उसे कुछ तो कहना ही था। बहुत से अंदेशों और खदशों से दामन छुड़ाकर उसने खुद को सामने बैठी खोला की तरफ मतवज्जा किया। हाँ भाई, आखिर को हम ठहरे सदाबहार मुस्तकिल मिजाज लोग। फर्जी कॉलर खड़काते हुए खोला हंसकर बोली तो वो भी मुझे दिल से मुस्कुरा दी। मैं इनफैक्ट अकरमा के लैपटॉप की तलाश में आई थी, कुछ डाउनलोड करना है। मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है। खौला ने आने का मकसद बताया। अलबत्ता अकरमा के जिक्र पर उसने गैर इरादी तौर पर नज़रें नीची कर ली थीं। दुर्रे मखनून के लबों पर बेइख्तियार भूली भटकी मुस्कुराहट तैर गई। खोला को उसने हमेशा बूढ़ा पुरएतमाद और दबंग देखा था, मगर आज एक लम्हे को लगा कि वो भी सारी लड़कियों की तरह है। ख़ास मौक़ों पर बिलअमूम तमाम लड़कियों के एहसासात और तासुरात तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो ले लीजिए, वहाँ कमरे में रखा होगा। उसने दिलचस्पी से उसे देखते हुए कहा तो खोला ने यूं ही सर नफ़ी में हिला दिया। ना पापा, अब मैं किसी के रूम में तो जाने से रही। उन्होंने कहा था कि लाउंज में रखा है। जी यहीं था, थोड़ी देर पहले दादी अंदर रखाई थी। वो सादगी से जवाब दे रही थी। अच्छा, वैसे कितनी अजीब बात है ना दुर्रे मखनून। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं मगर कभी सोचा नहीं था कि यहाँ ज़ारा भाभी के तवस्सुत से मिलना होगा एक दूसरे से। खोला उसके पास रखी किताबों को देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी। जी, उसने महज सर हिला दिया। शायद इसी को तकदीर कहते हैं। न जाने कौन कब कहाँ मिल जाए या बिछड़ जाए, कोई नहीं जानता। अकरमा के तस्करे से कसन पहलू तही बरतते हुए खौला अब महजूब सी कैफियत से बाहर निकल आई थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गहरी सांस भरते हुए उसने एक अज़ियत सी दिल में उतरती महसूस की थी। वाकई मैंने भी कब सोचा था कि कभी मामा और बाबा के बगैर ज़िंदगी गुजारूंगी, वो भी यहाँ शिराजी विलास में, जहाँ मेरे वालिदैन का तज़किरा तक शजरे ममनुआ है। शायद यही ज़िंदगी का हुस्न भी है। हमारा मालिक हमें अपनी कुदरत के ये मुज़ाहरे दिखाता है, इसलिए है कि हम अब रब के होने का, उसके माबूद होने का यकीन करें और हमारा ईमान मज़ीद मजबूत हो। दुर्रे मखनून के चेहरे पर उसकी सोच के बायस दुख की परछाइयाँ उतर आई थीं, जिन्हें देखकर खोला उसका रंज महसूस करके आज़रदा सी हो गई। कम अज़ कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में यही सीखा है कि हमारे ज़िंदा रहने और इस दुनिया से चले जाने के माबैन जो ये वक्फ़ा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस माबूद के सामने सर झुकाने के लिए है। वो उसके पास ही कालीन पर आ बैठी थी। दुर्रे मखनून सर उठाकर उसे सुनने लगी। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी महज उस वक्त तक ही कायम है जब तक हमारे प्यारे हमारे साथ मौजूद है, मगर उनके जाने के बाद एहसास होता है कि वो तो सिर्फ़ अल्लाह है जो हमें जीने के बहाने देता है। दर हकीकत उसकी मोहब्बत मुख्तलिफ़ वसीलों से हम तक पहुँचती है
और जब कोई वसीला छिन जाता है तो वो उसका बेहतर नेमुल बदल हमारे सामने ला रखता है। खौला की बातें दुर्रे मखनून की आंखों में चमकती नमी पलकों तक ले आई थी। वैसे मेरी अम्मी के जाने के बाद ज़ारा भाभी ने मुझे सहारा दिया और ऐसे ही आज तुम यहाँ हो। कुछ था उसके लहजे में। दुर्रे मखनून गालों पर फैलती नमी को काबू ना रख सकी। खौला ने बेसाख्ता उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। प्लीज़ दुरी, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था, बट बिलीव मी, मुझे सोफ़िया आंटी का सुनकर बहुत दुख हुआ है। क्या जिंदा दिल खातून थीं वो, और अंकल का भी बहुत अफसोस है। खौला की आंखों के सामने सोफ़िया बेगम की परछाइयाँ आ रुकी थीं। दुर्रे मखनून हल्के हल्के सिसकियाँ लेने लगी थी। बहुत अरसे बाद कोई ऐसा मिला था जो उसके वालिदैन से वाकिफ़ था, जो उनकी कमी महसूस करता था। उसका दिल जैसे पिघलने को हो गया। प्लीज़ चुप हो जाओ, नहीं तो ये बात मुझे तंग करती रहेगी कि मैंने तुम्हें रुलाया है। खौला ने अपने शाने से उसका सर उठाकर ज़बरदस्ती आंसू साफ़ किए तो उसे खुद पर काबू करना ही पड़ा। आई एम सॉरी। खौला बहुत शर्मिंदा हो रही थी। इट्स ओके आपी, मैं ठीक हूँ। वो खुद इस दर्जे हसासियत पर नादिम थी। हाँ, और तुम्हें ठीक ही रहना भी चाहिए, समझी। उसे खुद पर काबू पाता देखकर खौला एकदम फ्रेश लहजा बनाते हुए बोली तो वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब हैं? कसदन उसे बोलने पर उकसाने और जहन बटाने को उसने पूछा था। कुछ महीने ही रहते हैं, उसने टिश्यू पेपर से चेहरा साफ करते हुए बताया था। कंबाइन दोगी या सिर्फ अभी पार्ट 1 का इरादा है? कोशिश तो दोनों की कर रही हूँ, मगर मुश्किल ही लग रहा है। वैसे मेरा फोकस पार्ट 1 पर ज़्यादा है। एक साथ 12 पेपर्स देना काफ़ी टफ है, उसने जहन को मुर्तकज़ करते हुए जवाब दिया था। कम ऑन दुरी, तुम्हारे लिए माशाल्लाह कुछ टफ नहीं। मैं जानती हूँ तुम जीनियस हो। आई एम श्योर यू कैन डू इट। दोस्ताना मेहरबान लहजा सताइश से भरपूर था। दुर्रे मखनून अफसरदा सी हो गई। अब मैं वो दुर्रे मखनून नहीं रही प्यारी खौला आपी, वो दुर्रे मखनून जिसे आप जानती हैं। कई साल हुए उसकी मौत वाक़ हो चुकी है। बस अब तो तदफीन के हुक्म का इंतज़ार है। यूँ भी अल्लाह मेहनत करने वालों को मायूस नहीं करता। खौला की गुफ्तगू उम्मीद और यकीन से भरपूर थी। वो ख़यालात की योरिश से निकल कर मुस्कुरा दी। वैसे ये अकरमा कैसे टीचर हैं? सुना है तुम्हें वही गाइड कर रहे हैं। अचानक उसने ह्यूमन बिहेवियर की किताब उठाकर सफ़े उलटते हुए सरसरी से अंदाज में सवाल कर लिया था। दुर्रे मखनून इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। एक लम्हे को रुककर उसका चेहरा टटोला तो एहसास हुआ वो अकरमा के बारे में जानना चाहती है। नतीजतन एक खफीफ सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। बहुत अच्छे टीचर हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन और हौसला बढ़ाने वाले। अपने तौर पर बहुत सोच समझकर उसने निपा तुला जवाब दिया था, और बहैसियत इंसान। यकदम किताब बंद करके खौला ने सामने मेज़ पर रख दी थी और अब वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। दुर्रे मखनून लम्हे भर के लिए नर्वस सी हो गई। बताओ दुरी, बहैसियत इंसान कैसा पाया तुमने उन्हें? खौला उसकी खामोशी पर फिर बोल पड़ी थी। जवाबन उसने गहरी सांस भरकर खुद को जवाब देने पर राज़ी किया। 8 महीने हुए हैं उन्हें वापस आए, और इतने अरसे में मैंने देखा वो एक बहुत फर्माबरदार भतीजे, बहुत मोहब्बत करने वाले पोते और एक बहुत ही केयरिंग कज़न है। और जो शख्स अपने सारे रिश्ते इतनी अच्छी तरह निभाता है वो यकीनन एक अच्छा और नफीस इंसान ही हो सकता है। बहुत सोच समझकर उसने बड़ी एहतियात से जवाब दिया था। अंदाज़ इस कदर सादा था कि खौला हल्के से हंस पड़ी। दुर्रे मखनून ने हैरत से उसे देखा। अपने तय उसने बहुत ठीक ठाक जवाब दिया था। वो समझी नहीं कि खौला को क्यों हंसी आई। तुम बहुत सादा हो दुर्रे मखनून, सच में बहुत इनोसेंट हो। और जो लोग मासूम होते हैं ना, उनके दिलों की गवाहियाँ हमेशा सच्ची होती हैं। गहरी मुस्कुराहट समेत उसके शाने को हल्के से थपकते हुए खौला एकदम हल्की फुल्की हो गई थी। मैं ये सब नहीं जानती खौला आपी, हाँ मगर इतना ज़रूर कहूँगी, आप अगर इस घर में बहू बनकर आईं तो यकीन करें बहुत खुश रहेंगी। खौला के फ़िक्रे पर वो झींप गई थी, ताहम बहुत खलूस से उसने कहा था। और ऊपर आते हुए आखिरी स्टेप पर कदम रखते अकरमा ने उसके जुमले सुनकर खुद में बहुत अजीब सा महसूस किया था। एक अनजाना सा एहसास जिसने उस लम्हे उसे अपनी लपेट में लिया था और जिसे वो कोई उन्वान नहीं दे सका था। यह उसकी कोई 12वीं सिगरेट थी जो उसने यक के बाद दीगरे जलाई थी। कमरा धुएं के मरगोलों से भरा हुआ था। हस्ब साबिक आज भी उसकी आंख उस भयानक ख्वाब के बाइस दरमियान शब ही खुल गई थी। इस ख्वाब के बाद कभी कभी नींद का सिलसिला जुड़ भी जाता था, मगर ऐसा कम ही होता। अमूमन तो वो रात उसको जाग कर ही गुजारनी पड़ती थी, जैसे कि इस वक्त भी सिगरेट फूंक फूंक कर दिल की जलन निकालने की कोशिश कर रहा था। मगर ये जलन इस आसानी से निकलने वाली नहीं थी। यह तो शायद जिस्मो जान चलाकर भी ना मिटती, और जो मिट भी जाती तो एक चिंगारी उस राख में दबी फिर भी रह जानी थी, जो उसे बादस मर्ग भी सुलगाती रहती। धीरे धीरे धीमी धीमी आँच पे। ओह, ऐश ट्रे में आधी सिगरेट मसल कर वो सर हाथों में काफ़ी देर लिए बैठा रहा। सर दर्द से फटा जा रहा था। इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी, मगर किचन में जाकर चाय बनाने का मूड नहीं था। लिहाजा दराज झटके से खोलकर पेन किलर तलाश की।
اس کی دراز اینٹی ڈپریشن، ٹرینکولائزر اور پین کلر سے بھری تھی۔ اس نے 2 گولیاں نکالیں اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر بیک وقت نگل لیں۔ گلاس آدھا بھرا تھا۔ ناکافی پانی ہونے کے باعث سر درد کی گولیوں کی کڑواہٹ اس کے منہ میں گھل گئی، مگر یہ کڑواہٹ اس کڑواہٹ سے بہت کم ہے جو میری زندگی میں گھل چکی ہے، اس نے سوچا اور پھر بیزاری سے سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے فجر کی اذان سنائی دینے لگی تھی۔ گویا صبح ہو گئی۔ اس نے چونک کر ٹائم پیس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید اب نہ ہو یا شاید تمہارے لیے نہ ہو۔ کوئی اس کے اندر بڑے کرب سے ہنسا تھا اور بہت اذیت سے رو دیا تھا۔ شعور اور لاشعور کی اس تینگا مشتی میں کئی ثانیے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر سست قدموں سے چل کر دریچے تک چلا آیا۔ کرٹن سمیٹ کر ایک طرف ہٹانے پر باہر ملگجا سا اندھیرا ہی دیکھنے کو ملا۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث اسے شدید کسل مندی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی صبح بھی کس قدر اندھیری لگتی ہے، جیسے رات کی سیاہی۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ نیند آ بھی نہیں رہی تھی۔ چلو فریش ہوا کھا کر آتا ہوں، شاید پھر نیند آ جائے، اس نے پراگندہ سوچوں سے جان چھڑانے کے لیے خود کو سمجھایا، اور ذرا دیر بعد جوگرز کے تسمے باندھ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ واقعی صبح کی ہوا بہت تازہ اور سکون بخش تھی۔ وہ یوں ہی جاگنگ کرتا آگے بڑھتا گیا، اور شاید اسی طرح آگے بڑھتا ہی رہتا اگر جسم تھکنے کا اشارہ نہ دے دیتا۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ سوئیاں 1 گھنٹہ گزرنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے کتنے ہی نمازی مسجد کی سمت بڑھتے ہوئے دیکھے تھے۔ دل میں مسجد جانے کے مہوم سے خیال نے سر اٹھایا۔ اس رب کے سامنے کیسے جاؤ گے زاویہ انصاری، جس کے بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تم نے؟ کیا وہ تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا کرے گا؟ اس کے اندر سے سوال ابھرا جس کے جواب میں محض خاموشی تھی 400۔ وہ سست قدموں سے واپس ہو لیا۔ اب سویرا ہو چکا تھا جس وقت آسماں لاج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ آسماں اسے گیٹ کے پاس اخبار اٹھاتی نظر آئیں۔ صبح بخیر، اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ان کے لبوں پر ممتا بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میرے لیے تو نہ صبح نہ شب، اب کچھ بخیر نہیں رہا۔ بیزاری سے سر جھٹکتا وہ وہیں پورٹیکو کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ ساسماں بیٹے کی بیزاری میں چھپی تھکن محسوس کر کے بے ساختہ اس کے پاس چلی آئیں۔ دل میں تو آیا پوچھیں آخر کیا ہوا ہے، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر اس قدر سخت پتھریلے تاثرات تھے کہ وہ ہمت نہ کر سکیں۔ پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، ناشتہ کرو گے؟ جی، خلاف توقع اس بات میں جواب آیا تھا۔ تو چلو آ جاؤ، میں تمہارے لیے پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے انہوں نے یکدم بہت خوش ہو کر کہا تھا۔ زاویہ نے سر اونچا کر کے انہیں دیکھا۔ تم بچپن میں پراٹھا بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ممتا کے رنگوں سے سجی ان کی آنکھیں ماضی میں سفر کرتے ہوئے بیک وقت افسردگی اور خوشی کا تاثر دے رہی تھیں۔ زاویہ نے نظر چرائی اور آہستگی سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پراٹھا بنانے کی ضرورت نہیں، اپنے بچپن کی بہت سی پسندیدہ چیزوں کے بغیر زندگی گزارنے کی عادت ڈال لی ہے میں نے۔ مجھے صرف بوائل انڈا اور بلیک کافی چاہیے۔ سامنے موجود منظر سے پرے وہ کہیں کچھ اور دیکھ رہا تھا۔ لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ آسماں دراز قد بیٹے کو دیکھ کر رہ گئیں جو آج بھی انہیں 3 سالہ بچے کی طرح ضدی لگتا تھا، مگر آج وہ اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھیں۔ اپنی نسوانی انا کی خاطر وہ یہ حق گنوا چکی تھیں۔ زاویہ اپنی بات کہہ کر ان کی سائڈ سے نکل کر چلا گیا تو وہ متاسف سی کچن میں چلی آئیں۔ جس وقت اس کا حسب منشا ناشتہ انہوں نے میز پر رکھا، وہ شاور لے کر تولیہ کندھوں پر پھیلائے وہاں چلا آیا تھا۔ مہران نہیں جاگا ابھی تک؟ ٹیبل پر صرف آسماں بیگم کو دیکھ کر اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ در حقیقت اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھی آسماں علی نے جن گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اس نے مہران کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ جواباً وہ رنجیدہ سی مسکرا دیں۔ نہیں، وہ نہیں جاگا، تم اطمینان سے ناشتہ کر لو۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں، وہ بے چینی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ نظر اٹھا کر انہیں بغور دیکھا۔ شکست اور تھکن ان کے چہرے پر درج تھی۔ اس کے دل کو تعصف نے گھیر لیا تھا۔ میں مہران کی موجودگی میں بھی اطمینان سے ناشتہ کر سکتا ہوں۔ نظر جھکا کر کانٹے سے بوائل ایگ کھاتے ہوئے اس نے کہا تو آسماں اس کے صفائی دینے پر بے ساختہ مسکرا دیں۔ مجھے پتہ ہے۔ اس کے چھوٹے سے فکرے نے ماں کا لہجہ کھلا دیا تھا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر مرتکز رہ کر واپس لوٹ آئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ آج نازیہ کو لنچ پر بلایا ہے میں نے، تم اگر ہو سکے تو ذرا جلدی آ جانا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھنے لگا تو آسماں نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے کہا تو وہ جھلا سا گیا۔ کیوں؟ آج پھر مجھے سنیپس دکھانی ہیں یا پھر کوئی ویڈیو؟ اس کی جھلاہٹ یکدم غصے میں تبدیل ہوئی۔ زوی بیٹا دیکھو، پلیز ماما، میں نے کہا نا کہ مجھے سکون سے رہنے دیں۔ فی الحال مجھے شادی نہیں کرنی، نہ ہی کسی لڑکی کو اپنے نام پر بٹھانا ہے مجھے۔ ان کے لجاجت سے شروع کیے گئے جملے کو اس نے تیز لہجے میں قطع کیا تھا۔ لیکن آخر کیوں تم ایک نارمل لائف نہیں جینا چاہتے؟ کیا الجھن ہے تمہارے ذہن میں؟ کیوں تم سب سے کٹ کر رہنا چاہتے ہو؟ وہ آخر ماں تھیں، تڑپ کر سوالات کی بوچھاڑ کرتی اس پر۔
उनके लहजे का इस्तेहकाक था कि ज़ावियार ने एकदम सख्त लहजे में कुछ कहने से खुद को रोका। बात वो नहीं जो आप समझ रही हैं। ना तो मैं आइसोलेट और अनसोशल हूँ और ना ही कोई उलझन है मेरे जहन में। इस मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं शादी जब ही करूँगा जब मुझे मेरी पसंद की लड़की मिलेगी, दैट्स ऑल। बमुश्किल लहजे को नरम रखा था उसने। अभी ज़रा देर पहले अपने लफ्ज़ों से उन्हें चोट पहुँचाकर वो पहले ही नादिम था। तो फिर बताओ बेटा, आखिर क्या पसंद है तुम्हारी? किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहते हो तुम? तुम्हारा तो कोई सोशल सर्कल भी नहीं कि खुद ही ढूंढ निकालोगे। मुझे ही बता दो, मैं तलाश करने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। उसके लहजे की नरमी के बायस वो फिर से कहने लगी थी। ज़ावियर कोई राह फरार ना पाकर इसतरारी हालत में कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। आखिर क्या जल्दी है आपको? वो हारते हुए बोला था। जल्दी मुझे नहीं है बेटा, मेरे दिल को है। न जाने धड़कते धड़कते किस दिन अचानक ये मौत से हार जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें एक मुकम्मल फैमिली देना चाहती हूँ। बचपन में तुमसे तुम्हारी फैमिली छीन ली थी मैंने, तुम्हें तन्हा कर दिया था। अपनी गलती का अजाला, अपने इस गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी नमी उनके रुखसारों को भिगोने लगी थी। वो लाख खुदसर, लाख ज़िद्दी सही, मगर सीने में दिल तो उसके भी था। माँ के आंसू उसे बेचैन कर गए थे। वो बेइख्तियार उनके पास चला गया। प्लीज़ इस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करें मेरे साथ। झिझकते हुए हाथ उनके शाने पर रखकर उसने बेचारगी से कहा था। आसमां ने अपने कंधे पर धरे उसके हाथ पर मोहब्बत से अपना हाथ रखकर हल्का सा दबाव दिया। मेरी मोहब्बत को ब्लैकमेलिंग मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यकीन करो, सिवाय तुम्हारी मोहब्बत और खलूस के इस दिल में कुछ नहीं बचा है। जो भी अरमान है मेरे, ख्वाब है मेरे, सब तुम्हारे दम से हैं। अगर मोमिना और मेहरान मेरी दो आंखें हैं तो मेरा दिल तुम हो ज़ावियार। इंसान आंखों के बिना जी सकता है मगर दिल के बगैर नहीं। उसका हाथ आंखों से लगाते हुए आसमां बेइख्तियार हो गई थी। कितने अरसे बाद उसने उनसे इतनी देर बात की थी, वरना हर बार नाजिया ही उनके और ज़ावियार के माबैन राब्ते का ज़रिया बनती थी। मामा प्लीज़ मत रोएं, मैंने कोई शिकायत की है क्या आपसे? कोई शिकवा, कोई गिला? आसमां ने तड़प कर नज़र उठाई थी। वो उनकी कुर्सी के बिल्कुल साथ खड़ा था। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा एक एक अंदाज़, हत्ता के पूरा वजूद मुजस्सिम शिकवा बनकर रोज़ मेरे सामने आ खड़ा होता है ज़वी। तुम कुछ नहीं कहते मगर तुम्हारी आंखें बोलती हैं। वो रंजीदगी से कहने लगी थी। वहम है आपका, प्लीज़ भूल जाइए जो कुछ हुआ। मैं भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने नज़र चुराकर कमज़ोर से लहजे में कहा था। आसमां ने गहरी पुरसोच नज़रों से उसे देखा और फिर आहिस्तगी से खुद भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ओके, भूल जाऊंगी सब, बस एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। उंगलियों की पोरों से आंसू साफ करते हुए बहुत प्यार, मान और उम्मीद से कहा तो उसने दर्जदीदा नज़रों से उन्हें देखा। आंखों में सवाल दर्ज था। एक लड़की बहुत अच्छी लगी है मुझे, बस एक बार उसे देख लो, फिर चाहे इनकार कर देना। वो बहुत प्यारी है और मगर मैंने कहा ना, सिर्फ आखिरी बार। उसके जुमला कता करने पर उन्होंने यकदम उसे रोक दिया था। वो जैसे हार गया। गहरी सांस भरकर एक लम्हे के लिए रुककर कुछ सोचा, फिर बोला तो अंदाज हतमी था। ओके डन, मैं देख लूँगा उसे, मगर आप भी वादा करें कि उसके बाद दोबारा कभी मुझे फोर्स नहीं करेंगी, अनलेस मैं खुद आपसे इस बारे में बात करूँ। अपनी सख्त हथेली उनके सामने फैलाई थी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मगर एक प्रॉमिस तुम भी करो कि अगर वो लड़की अच्छी लगी तो मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्होंने भी एक शर्त रख दी, तो वह ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद सर हिलाकर इस बात का अंदिया दे गया। वाकई क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच नाजिया, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ज़वी मान गया है। उसने लड़की को देखने की हामी भर ली है, मगर साथ ही एक शर्त भी रखी है उसने। नाजिया बेगम के बेयकीनी से इस्तफसार करने पर आसमां खुशी खुशी बताने लगी थी। कैसी शर्त? जवाबन आसमां ने उसकी गुफ्तगू उन्हें सुना डाली। ओह, नाजिया गहरी सांस भरकर सोच में पड़ गई। कमौन नाजी, तुम क्या सोचने लगी? फ़िक्र मत करो, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि दुर्रे मखनून को देखकर ज़वी मना कर ही नहीं सकेगा। मलकूती हुस्न है उसमें। आसमां के लहजे से खुशियों इन बसात ही नहीं, तीखन भी झलक रहा था। नाजिया खुशदिली से हंसती। ज़वी का तो पता नहीं, मगर तुम वाकई दुर्रे मखनून के आगे रजिस्ट नहीं कर पा रही। कमौन आसमां, सास बनना है तुम्हें, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सासों पर हाकमाना अंदाज ही जचता है, तुम्हारी तरह का आशिकाना तर्ज अमल नहीं। बहुत दिनों बाद आसमां को यूं खुश महसूस किया था उन्होंने। कसदन जहन से सारे तफक्कुरात झटक कर वो उन्हें छेड़ने लगी। जवाबन आसमां खुलकर हंस पड़ी थी। वेल सेड, आइंदा ख्याल रखूँगी। सायरा बेगम के दिए हुए तमाम कार्ड्स पर तमाम मेहमानों के नाम लिस्ट में से देखकर उसने लिख लिए थे। कुछ कार्ड्स पोस्ट करने थे, आज उनकी लिस्ट भी सुबह दादी के ज़रिए मिल गई थी। शाम तक जैसे ही उसे वक्त मिला उसने ये काम भी कर डाला था। आज घर में कुछ मेहमान आए थे, लिहाजा सायरा बेगम बहुत मसरूफ़ रहीं, मगर मेहमानों के जाते ही उसकी तलबी हो गई थी। जिस वक्त दस्तक देकर वह कमरे में दाखिल हुई, सायरा बेगम ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी चेहरे पर नाइट मास्क लगा रही थी।
ये लीजिए। वो सहज सहज कदम बढ़ाती उनके सामने आ रुकी थी। लिस्ट में से सब नाम लिखती है ना? हाथ के इशारे से कार्ड्स टेबल पर रखने का हुक्म देकर सवाल हुआ। जी। और जिन पर एड्रेसेस लिखने थे वो अलग कर लिए थे? जी, वो ये वाले हैं। उसने दूसरे बंडल की तरफ इशारा किया। गुड। वैसे तुमने वलीमे वाले कार्ड्स सिर्फ लिस्ट नंबर 1 के हिसाब से लिखे हैं ना? जी, वो भी अलग ही रखे हैं। सायरा के बेडरूम में उसका बहुत कम आना हुआ था। उनका रवैया हमेशा ऐसा रहा कि उनके कमरे में तो क्या, बल्कि जिस कमरे में भी वो मौजूद होती, वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। और आज जब वो उनके बुलाने पर यहाँ सवाल जवाब में उलझी हुई थी, दिल कुछ घबरा रहा था। ये सब ठीक है। टिश्यू से हाथ साफ करके उन्होंने सारे कार्ड्स चेक किए और नज़र उठाकर मुंतजिर सी खड़ी मुद्दुर्र मखनून को देखा, जिसके चेहरे पर लिखा ये सवाल मैं जाऊँ अब साफ पढ़ा जा रहा था। लेकिन इससे कबल के वही सवाल पूछती उन्होंने फिर से सवाल दाग डाला कि तुम सारा दिन कहाँ होती हो आजकल? बज़ाहिर सादा मगर बड़ा टेढ़ा सवाल था ये। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। पहले तो किचन के काम की वजह से दिन में एक आध बार नज़र भी आ जाती थी, मगर अब तो जैसे तुम गायब ही हो गई हो। अम्मा बता रही थी कि सारा सारा दिन स्टडी या कमरे में बंद पड़ी रहती हो। वो चुप रही तो उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि खुद को सोशलाइज़ करो। घर में मुसलसल मेहमानों का आना जाना है। अभी ज़ारा और जोहा के इन लॉज भी आएंगे। उबैद की वाइफ के भी एक तो रिश्तेदार हैं कराची में। सबसे इस तरह कटकर कमरे में बंद रहोगी तो क्या जवाब देंगे हम लोगों को? वो कदरे तेज़ लहजे में बोली तो शर्मिंदगी से सर झुका गई वो। मेरे रिश्तेदार तो खैर तुम्हारी ट्रेजिडी समझ जाएंगे, मगर मुजफ्फ़र के कज़न्स और उनके दूसरे रिलेटिव्स, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि लोग तुम्हें इस तरह सोगवार और आइसोलेट देखकर कैसी कैसी बातें नहीं करेंगे। पहले मुजफ्फ़र तुम्हारी फ़िक्र से कमज़ोर हुए जा रहे हैं, उस पर अगर लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सोचो ज़रा क्या होगा उनका। सायरा बेगम उसे नदामत से अर्क अर्क किए दे रही थी। गो कि वो जानती थी कि उनकी फ़िक्रमंदी की तो जी वो नहीं जो वो उसे पेश कर रही हैं, मगर यह भी सच था कि जो वजह उन्होंने बताई थी उसमें भी 100% सदाकत थी। आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूँगी। इंसान जिससे एहसान लेता है फिर उससे डिक्टेशन भी लेना पड़ता है। उसे मालूम था कि वह शिराजी विलास में रहती है, इसलिए सायरा बेगम का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। यू बेटर बी सॉरी। जवाबन उनका लहजा मज़ीद सख्त हो गया था। ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, मगर ये सब काम तो रिदा की शादी के बाद भी हो सकते हैं ना, जहाँ तुमने इतने साल वेस्ट किए। 1 महीना और सही। आखिर तुम हर मामले में इस कदर एक्सट्रीम क्यों हो? उसकी मुड़ी हुई घनी पलकें आरिस पर लहरस कर रह गईं। सायरा बेगम के ये जुमले खंजर की तरह गड़े थे दिल में। उसके दुख से जर्द पड़ते चेहरे पर बिल आखिर उन्हें ही कुछ शर्मिंदगी हुई, तो सर झटक कर साइड में रखे 2 बड़े बड़े शापर्स उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो। जी, इनका क्या करना है? इस झाड़ पूंछ के बाद उसका जहन इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रहा था, लिहाजा शॉपिंग बैग्स हाथ में लेते हुए बिला इरादा सवाल कर लिया। सायरा बेगम ने कुछ बेजारी से उसे देखा तो सटपटा गई। ये वो शॉपिंग है जो उस रोज़ पार्लर जाने से पहले तुम्हारे साथ की थी मैंने और मुजफ्फ़र ने। उन्होंने याद दिलाया तो वो गहरी सांस भरकर उन्हें देखने लगी। और कुछ नए ड्रेसेस मैंने कल लिए थे तुम्हारे लिए, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स के बुटीक से। तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। मगर मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। शॉपिंग बैग से झांकते नफीस और शौक मलबूसात उसे कहने पर मजबूर कर गए। अरसा हुआ उसने खुद को सजाने संवारने का अमल तर्क कर दिया था, मगर आज सायरा बेगम बज़िद थीं कि वो खुद को बदल डाले। वो 3-4 साल पुराने कपड़े हैं जिनका फ़ैशन तक आउट हो चुका है। क्या सोफ़िया तुम्हें ऐसे हुलिये में रखा करती थी? कहते कहते वो तंजिया हो गई थी। दुर्र मखनून ने तड़प कर उन्हें देखा। मेरा ख्याल है कि वो भी तुम्हें इस तरह उजड़ा उजड़ा देखना पसंद नहीं करती। उस पर अपने जुमले का असर देखकर उन्होंने मज़ीद कहा तो उसकी आंखों की तह में जैसे तूफ़ान उमड़ने को हो गया। लिहाजा अपना ख्याल रखो, इस तरह पहना ओढ़ा करो जैसे तुम्हारी एज की लड़कियां रहती हैं। कुछ था उसके चेहरे पर कि सायरा खफीफ सी होकर नज़र चुराते हुए कदरे नरमी से बोली, इसमें कुछ मैचिंग की लेटेस्ट ज्वेलरी भी है। कल से तुम मुझे इन्हीं ड्रेसेस में नज़र आओ। कुछ कपड़े नेक्स्ट वीक टेलर के यहाँ से आ जाएंगे, लिहाजा अपनी वार्डरोब पुराने कपड़ों से खाली करके ये सब वहाँ रखो। और हाँ, हदायत देते देते उन्होंने पुकारा तो उसने पलकें झपक कर नमी खुद में उतारते हुए उन्हें देखा। सारा सारा दिन पढ़ने की बजाय अपना टाइम टेबल बनाओ और कुछ वक्त लोगों के साथ भी गुजारो। अंडरस्टैंड? सवालिया नज़रों से उसको देखा तो वो बिला इरादा सर हिला गई। ओके, अब जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसे ही करो। मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं। वो होंठ काटते हुए उन्हें सुने जा रही थी। लिहाजा जो ही जाने का इज़्न मिला, सुस्त कदमों से भारी दिल समेत उनके कमरे से बाहर निकल आई। नीचे बहुत रौनक थी। रिदा की फ्रेंड्स इतनी रात तक यहाँ मौजूद हल्ला गुल्ला कर रही थीं। सोहा और खौला भी पेश पेश थीं। गो कि सायरा बेगम के हुक्म के मुताबिक इस वक्त उसे उन लोगों के पास जाना चाहिए था, मगर वो इस वक्त बेइंतहा दुखी थी। सायरा बेगम के जुमले उसे जैसे भड़कते अलाव में धकेल गए थे।
मेरी मामा मुझे यूँ उजड़ा देख ही नहीं सकती थी, जभी तो वो ये दुनिया छोड़ गईं। और मेरे बाबा, उन्हें भी मेरा ही गम मनो मिट्टी तले सोने पर मजबूर कर गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शदीद रंज से सोचते वो बहुत आजरता लग रही थी। हाथों में पकड़े बैग्स का वजन उसे दुगना लग रहा था। जिस वक्त वो ऊपर आई, सामने लाउंज में दादी और अकरमा टीवी के सामने बैठे नजर आए। उसका दिल चाहा सब कुछ नज़रअंदाज करके छोड़ छाड़ कर जाके बिस्तर में सर मुँह लपेट कर पड़ जाए, मगर अब यह मुश्किल ही था। दादी ने उसे देख लिया था। वह मुश्किल अपने चेहरे को नॉर्मल करती उनके पास आ रुकी। उन्होंने हाथ से बैठने का इशारा किया तो वो नाचार वहीं टिक गई। दे आई कार्ड्स? दादी ने सरसरी सा सवाल किया था। जी, उसने बैग फर्श पर रखते हुए कसदन चेहरा झुका लिया था। अकरमा ने ज़रा की ज़रा टीवी स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे देखा था और एक सेकंड में उसे एहसास हो गया कि हस्बे मामूल सायरा बेगम ने ऐसा कुछ कह दिया है जो दुर्रे मखनून को आजरदा कर गया है। तो ये क्या है सब? दादी बैग्स की तरफ मतवज्जा हुई थी। मिमी खाला कुछ ड्रेसेस लाई हैं मेरे लिए। अच्छा, दादी खुश हो गई। सायरा बेगम की इसमें दिलचस्पी उन्हें वाक़तन मसरूर कर गई थी। अकरमा ने इस बार ध्यान से उसे देखा। लाओ दिखाओ, देखें तो सायरा क्या लाई है। दादी ने उसकी अदम दिलचस्पी महसूस करने के बावजूद इश्तियाक का मुजाहरा किया तो उसने बेदिली से एक बैग उठा लिया। हाँ माशाल्लाह, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तुम्हें वाकई अब नए कपड़ों की ज़रूरत है। चलो अब जाओ, इन्हें जगह पर रखकर सारे पुराने कपड़े निकाल फेंको। दादी कसदन उसकी बददिली नज़रअंदाज कर रही थी। वो महज सर हिलाकर वहाँ से उठ गई। अकरमा की गहरी नज़रों ने उसका जाते हुए ताक़ुब किया था। जिस वक्त मुजफ्फ़र साहब अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए, सायरा बेगम बालों में ब्रश चलाते हुए किसी गहरी सोच में गर्क नजर आईं। खैरियत, ये तुम इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? उन्होंने बेड की तरफ जाते हुए उन्हें मुखातिब किया तो वह चौंक कर ख्यालात की दुनिया से बाहर आईं। रात के 2 बज रहे थे और वह अब स्टडी से निकल कर आए थे। अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। वो भी उठकर बेड की दूसरी जानिब अपनी जगह पर आ लेटी। सहे नसीब, मुजफ्फ़र साहब खुशगवार मूड में थे। सायरा बेगम ने उन्हें बगौर देखा। आजकल उनका मूड पिछले दिनों के मुकाबले में बहुत अच्छा रहने लगा था और वजह थी दुर्रे मखनून के फ्यूचर के बारे में सायरा शिराजी की दिलचस्पी। दर हकीकत सायरा और दुर्रे मखनून के दरमियानी फासलों को कम करने की पिछले सालों में जिस कदर भी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की थी, मगर एक बार भी कामयाबी नहीं हुई। लिहाजा आज जब सायरा उसके लिए सोच रही थी, फ़िक्रमंद थी, उसके लिए बिलखसूस मलबूसात सिलवा कर लाई थी, मुजफ्फ़र साहब का दिल बाग बाग था। गो कि वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि दुर्रे मखनून को इस घर से देश निकाला देने के लिए ये राह सायरा बेगम को उनकी दोस्त अफरोज़ा ने दिखाई है। ताहम उनके लिए ये बहुत था कि सायरा किसी भी वजह से सही अब दुर्रे मखनून के लिए सोचने लगी थी। और कल जब उन्होंने दुर्रे मखनून के लिए की गई शॉपिंग उनको दिखाई थी, वो बेइंतहा मसरूर हो गए थे। क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आने लगे हैं आप। ऐसा कौन सा ख़जाना हाथ लगा है, मुझे भी बताइए। अरे भाई, मेरी बेटी की शादी है, सब कुछ माशाल्लाह अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। ज़ारा और उसके बच्चे आ गए हैं, अगले हफ्ते इजहार मियाँ आ रहे हैं, फिर 10-12 दिन तक उबैद और उसकी फैमिली भी आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। ये सब बातें खुशी की तो हैं, किसी ख़जाने से कम है ये मुसर्रत। चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए वो वाकई हद दर्जे शादा नज़र आ रहे थे। ये सारी खुशियाँ तो पहले से मिलना तय थीं। जब से रिदा की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, उन सब लोगों के आने का तो आपको भी पता था। फिर गुज़रे चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया है कि आपका चेहरा जो हमा वक्त फ़िक्र और परेशानी से अटा नज़र आता था, आज खुशी और सुकून से मुनव्वर है। सायरा बेगम खोजती नज़रों से उन्हें देखते हुए अपनी बात पर मुसर थीं। जवाबन मुजफ्फ़र साहब दोनों पैर बेड के ऊपर रखते हुए उनकी तरफ रुख करके बैठ गए। उनके चेहरे पर अब संजीदगी छा गई थी। अपनी हमसफ़र के लहजे के उतार चढ़ाव और चेहरे के तासुरात से वो उनकी सोच का आधा मतन तो पढ़ ही लेते थे। अभी भी उन्हें सायरा बेगम के लहजे से अंदाज़ा हो गया था कि वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। तुम खुलकर बात करो सायरा, आखिर क्या पूछना चाहती हो तुम? वो एकदम मौजू पर आ गए थे। सायरा बेगम एक लम्हे को तो जब में पड़ गईं। आया वो पूछें या ना पूछें, कह डालो जो कहना है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। उनकी आंखों में दर्ज सवालात मुजफ्फ़र साहब को मतवज्जा होने पर मजबूर कर गए। कुछ अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या पूछने वाली होंगी। मुझे ऐसा ख़ास कुछ नहीं पूछना, ना ही मैंने किसी को कटहरे में खड़ा किया है। बस एक बात खटक रही है, इसलिए पूछना चाह रही थी। शोहर के अंदाज़ पर उन्होंने भी तमहीद बांधी थी। आपने अकरमा को सफदर साहब के पास क्यों भेजा था? बिल आखिर जहन में उधम मचाता सवाल लबों पर आ रुका। क्या मतलब? कुछ पेपर्स मंगवाने थे इसलिए भेज दिया था। उन्होंने जैसे सर के पास से मक्खी उड़ाई। वही तो पूछना चाह रही हूँ कि आखिर कौन से पेपर्स? आपने किस सिलसिले में पेपर्स बनवाए हैं? सायरा बेगम ने कदरे तेज़ लहजे में तरकी बतरकी सवाल किया तो मुजफ्फ़र शिराजी एक लम्हे के लिए अटक से गए। वो मैं इनफैक्ट वो ज़रा देर के लिए रुके। सायरा इस दौरान उनके चेहरे को बगौर पड़ रही थी। मैंने दुर्रे मखनून का घर बेच दिया है, उसी के पेपर्स थे वो।
मगर क्यों? अच्छा भला किराया आ रहा था उससे। आपको मशवरा किसने दिया था ये करने का? सायरा बेगम की भवें तन गईं इस इत्तला पर। वो अमाउंट मैं उसके नाम से इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है मुझे। प्रॉफिट का मार्जिन 100% से अबव है और स्टार्ट के लिए ये एक बहुत अच्छा मुनाफा है। उन्होंने अपने खलूस से किए गए फैसले से शरीके हयात को मतला किया तो वो तिल मिलाकर उठ बैठी। बिजनेस तो बिजनेस ही है ना मुजफ्फर, उसमें प्रॉफिट हो सकता है और 100% नुकसान भी तो हो सकता है। दुर्रे मखनून के नाम पर उसके अम्मा बाबा छोड़कर गए ही क्या थे? ले दे के वो एक घर और लॉकर्स में पड़े जेवर और कुछ बॉन्ड्स, पैसा तो कब का ख़त्म हुआ। अब जो आपने ये चांद चढ़ाया उसका नतीजा अगर हस्बे उम्मीद ना निकला तो सोचें क्या होगा। उनका तो पारा ही चढ़ गया था ये सुनकर। गुजरे कई सालों से वो ये सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि चलो उसका खर्चा उसी के पल्ले से निकल रहा है, उस पर खर्च किया जाने वाला पैसा उसके वालिद की कमाई का है। मगर आज मुजफ्फर साहब के इस इकदाम पर उनका गुस्से में आ जाना तय था। ओहो, मगर तुम ये भी तो सोचो सायरा के। क्या सोचूं मैं? हद हो गई है। उस लड़की के नाम पर एक वो घर ही तो था, वो भी बेच कर बैठ गए हैं आप। और जो ये बिज़नेस ठप हो गया तो सोचे किस तरह ब्याहेंगे हम उसे। एक लड़की रुखसत होते वक्त वो दो ही चीज़ें साथ लेकर जाती है, एक किस्मत, दूसरे दौलत। एक चीज़ तो पहले ही उसके पास नहीं थी। और बकवास बंद करो। इससे पहले कि उनका इखलाक और एहसास से गिरा हुआ ये जुमला मुकम्मल होता, मुजफ्फर शिराजी यूँ दहाड़े के सायरा बेगम जो गुस्से में बोले चली जा रही थी, बुरी तरह दहलकर फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। अब एक लफ्ज़ तुमने उसके बारे में कहा तो मैं ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। गुस्से में बल खाते वो उनके सर पर जा खड़े हुए। सायरा बेगम ने दहशतज़दा होकर उनकी तरफ देखा था जो मुजस्सिम आतिश फिशा बने हुए थे। आंखों से जैसे चिंगारियाँ फूट रही थीं। यूँ मालूम होता था जैसे कोई नादीदा कुव्वत उन्हें रोके हुए है, नहीं तो वो सायरा बेगम को जान से ही मार डालते। ऐसा शदीद गुस्सा, ऐसे इंतहाई गज़ब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उन्होंने कम अज़ कम मुजफ्फर शिराजी में तो नहीं देखा था। उनका लहजा जैसे गर्म लोहे की सलाख की तरह उनकी समाअतों को जला गया था। आपको हो क्या गया है? शट अप, जस्ट शट अप। उनकी बात काट कर वो कुछ इस तरह चीखे कि सायरा बेगम घबरा कर उठ खड़ी हुई। दर हकीकत वो अब वाकई डर रही थी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई घटिया औरत? तुमने उस बच्ची के दुख का मजाक उड़ाया। अरे ऐसा पहाड़ जैसा गम टूटा उस पर। तुम तो खुद एक औरत हो, वो तुम्हारी बेटियों की तरह है सायरा। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कह रही हो? ये सब कहते हुए तुम्हारी ज़ुबान जल क्यों नहीं गई? मुजफ्फर साहब हिस्टेरिक होकर उनके दोनों बाजू अपनी मजबूत उंगलियों के शिकंजे में जकड़ गए। बेहिस औरत, तुम रिश्ते में उसकी खाला हो। खाला तो माँ की तरह होती है। तुम्हारा दिल फट नहीं गया ये सब कहते हुए? अब वो उन्हें बुरी तरह झंझोड़ रहे थे। सायरा बेगम का खौफ यकपयक गुस्से में बदलने लगा। छोड़े मुझे मुजफ्फर, क्या पागलपन है ये? वो उनकी गिरफ्त से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उन मजबूत हाथों ने हमेशा उनके नाजुक हाथों को थामा था, उन्हें सहारा दिया था, और वही हाथ आज उन्हें दर्द पहुंचा रहे थे। काश मैं पागल ही होता सायरा, कम अज़ कम तुम्हारी इस बेहिसी पर मुझे दुख तो ना पहुंचता। मुझे लगता था शायद तुम सख्त दिल हो, मगर आज पता लगा कि दिल जैसी चीज़ तो तुम्हारे सीने में शायद है ही नहीं। उनकी उंगलियां गोया सायरा बेगम के बाजुओं में खुबी जा रही थीं। वो दर्द से बेहाल होने लगीं। मुजफ्फर, मुझे छोड़ें प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ज़रा देर मैंने तुम्हें जिस्मानी तकलीफ़ दी तो तुम दर्द से बेहाल हो गईं। उन्होंने गज़बनाक होकर उन्हें एक बार फिर उसी तरह झटका दिया। ज़रा सोचो, दुर्रे मखनून ने ऐसी कितनी ही बेरहम और कर्बनाक साथें उस दरिंदे की सफाकियत सहकर गुजारी होंगी। तुम्हें तो मुझसे रहम की उम्मीद भी है, मगर उसकी तो चीखो पुकार भी किसी के शैतानी एहसासात के लिए तफरीह और तफन्नन का सामान बनी होगी। किस तरह रेज़ा रेज़ा होकर जुड़ी होगी वो। कैसे कैसे ना पुकारा होगा किसी को मदद के लिए। क्या क्या मिन्नतें नहीं की होंगी उसने। अचानक दर्द से जोर लहजे में कहते कहते उनकी शोला फिगार आंखें नमी से भरने लगीं। उंगलियों की आहनी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। सायरा बेगम दहशतज़दा होकर आंखें बंद कर गई थी, मगर उनके अल्फाज जैसे अंगारों की तरह एहसास को झुलसा रहे थे, चला रहे थे। शर्मिंदगी शायद छोटा लफ्ज़ था उनके लिए उस वक्त। मुजफ्फर साहब के लहजे में दर्द के साथ साथ आंसू भी घुलने लगे तो उन्होंने घबरा कर आँखें खोलीं। ये सब सुनने से पहले, ये सब सहने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया या अल्लाह? ऐसी कड़ी आजमाइश क्यों मेरे मालिक, क्यों? इंसान का सब कुछ लुट जाए और उसके दुख पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं हो, क्या इससे बढ़कर भी कोई सानेहा हो सकता है? मुजफ्फर साहब का चेहरा गैर मामूली तौर पर नहायत सुर्ख हो रहा था। उन्होंने सायरा बेगम के कंधों से हाथ हटा लिए थे। उफ, मेरा सर। सर में दर्द की शदीद टीस उठने लगी तो उन्होंने अपना सर थाम लिया। दिलो गम गुस्से से फटा जा रहा था और रगों में दौड़ता खून जैसे कनपटियों में आकर ठोकरें मारने लगा था। क्या ही अच्छा होता मेरे मालिक के ये सब देखने और सुनने के लिए मैं जिंदा ही ना रहता। उनकी ज़ुबान जैसे लड़खड़ाने लगी थी। यकबयक मुजफ्फर साहब बुरी तरह चकरा कर बिस्तर पर गिरे थे। मुजफ्फर,
सायरा बेगम के मुंह से चीख निकल गई। घबराकर उनके पास बैठते हुए उन्हें बुरी तरह हिला दिया। दूर रहो मुझसे। शदीद गैज़ व गज़ब में उनका हाथ झटक दिया था उन्होंने, मगर वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहे थे। प्लीज़ मुजफ्फर, आई एम सॉरी। सायरा बेगम उस वक्त सारा तंतना भूलकर मलतजी सी हो गई। दरहकीकत उन्हें मुजफ्फर साहब से इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी। वो तो हमेशा ही गुस्से में इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थीं, मगर मुजफ्फर साहब हमेशा ही ज़ब्त कर जाते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। लेकिन आज उन्होंने गोया उनके दिल पर ज़रब लगा दी थी। माफ़ी मत मांगो। उनका चेहरा मज़ीद सुर्ख होने लगा। सायरा बेगम को वो ठीक नहीं लग रहे थे। मुजफ्फर प्लीज़, ये लें पानी पिएं। वो उजलत साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया। मेरे दिल का खून करके कहती हो मैं पानी पीऊँ? उनकी आंखें लहू रंग हो गई थीं। हाथ मारा तो पानी का गिलास दूर जा पड़ा। सायरा बेगम को यकायक एहसास हुआ कि मुजफ्फर साहब का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। मुजफ्फर प्लीज़ कूल हो जाएं। वो नरमी से उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोलीं तो मुजफ्फर साहब ने कुछ ऐसी तैग सिफ्त नज़रों से उन्हें देखा कि वो नदामत से अर्क अर्क हो गईं। क्या तुम्हारी किसी बेटी के साथ यह हादसा होता और कोई उसके लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करता जो तुमने किए, तो क्या तुम कूल हो जाती? बोलो, जवाब दो। दर्द से सर फटते को भुलाकर एक बार फिर उनके हाथ शिद्दत गज़ब में झटक डाले थे उन्होंने, और फिर अचानक सर पकड़कर वो एक तरफ ढलक गए। मुजफ्फर, मुजफ्फर। सायरा बेगम के तो हाथों के तोते उड़ गए। मुजफ्फर प्लीज़ होश करें। वो पानी उनके चेहरे पर छिड़क कर उन्हें होश में लाने की तदबीरें करने लगी थी, मगर कई मिनट की कोशिश बेसूद रही। वो बुरी तरह बेओसान होकर ऊपर की तरफ दौड़ी। जल्दी से सामने कुर्सी पर पड़ा गाउन घसीटा। अकरमा प्लीज़ उठो। हर मुमकिन आवाज़ धीमी रखते हुए वो उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी थी, और यह शायद इत्तफाक ही था कि अकरमा उस वक्त बाथरूम से निकलकर बाहर आया था कि बउजलत दी जाने वाली मतवातर दस्तक और सायरा बेगम की आवाज़ सुनकर वो तशवीश ज़दा सा दरवाजे की तरफ आया। प्लीज़ मेरे साथ नीचे चलो, मुजफ्फर को कुछ हो गया है। बेकरारी से हाथ मलते हुए वो बुरी तरह घबराई हुई थी। क्या? वो गैर मुतवक्का खबर सुनकर हैरान रह गया। प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। मुड़कर उसने सिरहाने रखा अपना वॉलेट और मोबाइल उठाया और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे आया था। मुजफ्फर साहब को हिला जुला कर देखा तो वो बेसुध थे। बीपी चेक किया तो वो हाई निकला। चची जान, कार की चाबी दीजिए। चचा जान का बीपी शूट कर गया है, हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये लो। वो भागकर चाबी उठा लाई। अकरमा ने आगे बढ़कर मुजफ्फर शिराजी को उनकी मदद से उठाया और बमुश्किल कार में लाकर डाला। रुको अकरमा, मैं भी साथ चलूँगी। ड्राइविंग सीट की तरफ उसे जाता देखकर उन्होंने तड़प कर कहा था। चची जान प्लीज़, आप हौसला रखें। घर में दादी और ज़ारा वगैरह सब हैं। हम सबको यूं गायब देखकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैं चचा जान को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। मोबाइल मेरे पास है, पल पल की खबर देता रहूँगा, मगर मेरा ख्याल है इस वक्त आपका घर पर रहना ठीक है। ज़रा की ज़रा रुककर उसने बउजलत उन्हें समझाया था, मगर वो राज़ी होती नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, मैं साथ चलूँगी, फिर चाहे चेकअप के बाद घर आ जाऊँगी, मगर मैं इस वक्त मुजफ्फर को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका अंदाज़ हटीला था। अकरमा का खामोश होना पड़ा। वो चेंज करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। खुद वो इत्तफाकन रात को लैपटॉप पर काम करते करते राइटिंग टेबल पर ही सर रख कर सो गया था, लिहाजा जीन्स पर टी शर्ट पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार था। हत्ता के जोगर्स भी रात को उतारे नहीं थे। आखिर अब क्या हो गया चचा जान को जो उनका ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ गया? कौन सी ऐसी टेंशन है उन्हें? अभी कुछ घंटे पहले उसने नीचे उनके साथ ही टीवी पर आने वाला आखिरी टॉक शो देखा था, और उस वक्त वो खासे मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे। बल्कि दुर्रे मखनून के लिए सायरा बेगम की फ़िक्र का तस्करा करते हुए वो बहुत खुश भी थे। फिर चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया उन्हें? उसने मुजफ्फर साहब को पिछली सीटों पर लिटाते हुए बड़ी फिक्रमंदी से सोचा था। उनका चेहरा अभी तक गैर मामूली तौर पर सुर्ख हो रहा था। बेहोशी में भी उनके चेहरे पर गम और गुस्से के तासुरात बदरजा अतम मौजूद थे। चलो जल्दी करो अकरमा। 2 मिनट के अंदर अंदर सायरा बेगम अफ्ताह खैज़ा चली आईं। इस वक्त जहन सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फर साहब की हालत के बाइस तशवीश ज़दा था। उनके बैठते ही उसने कार स्टार्ट कर दी। आधी रात बीत चुकी थी। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। वो हत्तल मकदूर तेज़ स्पीड पर गाड़ी दौड़ाता अस्पताल के रास्ते पर गामजन था। एक आध बार साथ बैठी चची जान पर नज़र डाली। वो सख्त अपसेट नज़र आ रही थी। रिलैक्स चची जान, चचा जान ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है बीपी शूट कर गया है इनका, लेकिन समझ नहीं आया कि क्यों। उन्हें तसल्ली देते हुए वो खुद कलामी करने लगा था। सायरा बेगम ने कदरे घबरा कर उसे देखा था। उन्हें अंदाज़ा था कि अगर अकरमा को असल वजह पता चल गई तो वो ना सिर्फ परेशान होगा, बल्कि वो उसकी नज़रों में भी गिर जाएंगी। ज़ुबान से निकले वो अल्फाज उन्हें इस कदर शर्मिंदगी और पछतावा दे जाएंगे, उन्हें कतई तौर पर अंदाज़ा ना था। अगर होता तो शायद वो उन अंगारा सिफ्त लफ्ज़ों को नोके ज़ुबान पर ही रोक लेती, मगर सद अफसोस वक्त गुजर चुका था और तीर कमान से निकल चुका था। या अल्लाह, मुजफ्फर को कुछ ना हो। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी इनसे। दिल ही दिल में न जाने कितनी ही सूरतों का विर्द करती वो मुसलसल दुआ किए जा रही थीं।
رات کو بالکل ٹھیک تھے چچا جان، بلکہ جب سے میں واپس آیا ہوں میں نے انہیں کل اور آج جتنا خوش پچھلے دنوں میں نہیں دیکھا۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی گونجتی رہی، جسے اکرما کی آواز نے توڑا۔ آپ سے کچھ کہا تھا چچا جان نے؟ کوئی پریشانی شیئر کی تھی؟ اب کہ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا، تاہم نظریں سامنے تھیں۔ سائرہ بیگم پشیمان سے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، تھکے تھکے لہجے میں کہنے لگی، پچھلے چند سالوں سے مظفر کی بس ایک ہی پریشانی ہے اور وہ ہے در مکنون۔ جب تک یہ لڑکی اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی تب تک مظفر کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ اکرما بلا ارادہ کسی سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کسی دوسرے کے لیے، پھر چاہے وہ ان کے عزیز ترین دوست کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی کس طرح اتنا حساس ہو سکتا ہے۔ در مکنون کے لیے مظفر کی حساسیت نے مجھے شاکڈ کر دیا ہے۔ اکرما لب بھینچ کر خاموش رہا۔ در حقیقت اسے تو خود حیرت ہوتی تھی چچا جان پر، جو کسی باپ کی طرح در مکنون کے غم میں گھل رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا کہ جب سائرہ بیگم اپنی بھانجی جس کی بربادی پر غیر تک اشک بہا رہے تھے، جب اس کی ہمدردی میں مظفر صاحب کا گھلنا انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، تو جو ساری زندگی خود اکرما کے لیے مظفر صاحب نے جان ماری تھی، پتہ نہیں اسے کس طرح انہوں نے برداشت کیا ہوگا۔ تم مظفر کو سمجھاؤ اکرما، تمہیں وہ اپنے بڑے بیٹے کی جگہ دیتے ہیں، سیف سے زیادہ بھروسہ ہے انہیں تم پر، حتیٰ کہ عبید کو تم سے بڑا ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک کوئی ذمہ داری نہیں سونپی، مگر تمہاری بات کو وہ سنتے ہیں۔ تم انہیں سمجھاؤ کہ در مکنون کے غم کو اس طرح دل کا روگ نہ بنائیں۔ یہ دکھ تو اس کے ماں باپ کو بھی کھا گیا تھا۔ ہماری اپنی فیملی ہے، اپنے رشتے ہیں، اپنی اولاد ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہمدردی اپنی جگہ، مگر ایسی بھی کیا حساسیت۔ سائرہ بیگم کے لہجے کا دم خم اس وقت ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرائیو کرتا اکرما دھیان سے انہیں سن رہا تھا، مگر تمام حواس پیچھے لیٹے مظفر شیرازی کی طرف متوجہ تھے۔ جی میں کوشش کروں گا، جواباً وہ مؤدب سا کہہ گیا۔ کوشش نہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا اکرما۔ میں بھی رشتہ تلاش کر رہی ہوں اس لڑکی کا، ایک جگہ سے بہت پازیٹیو رسپانس بھی آیا ہے۔ اللہ کرے یہ رشتہ طے ہو جائے تو انشاءاللہ مظفر کی فکریں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اسے ازحد پریشان محسوس ہو رہی تھیں، لہجے میں عجیب سی بے تابی اور تفکر تھا۔ اس دوران وہ اسپتال کے دروازے پر جا پہنچے تھے، لہٰذا کچھ کہے بغیر اکرما تیزی سے کار سے باہر نکلا تھا۔ دوسری طرف سائرہ بھی اتری، اور یوں چند منٹوں میں مظفر صاحب ایمرجنسی روم میں پہنچا دیے گئے۔ اگلے 1 گھنٹے میں انہیں فوری طبی امداد دینے کے بعد ICU میں پہنچا دیا گیا تھا، اور یہ گھنٹہ سائرہ بیگم کی جان پر بن گیا۔ چچی جان پلیز ریلیکس کریں۔ ICU کے باہر کوریڈور میں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بے اختیار رونے لگی تھیں۔ آپ نے سنا تھا نا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وقت پر پہنچ گئے اور چچا جان کو کوئی اندرونی ڈیمیج بھی نہیں ہوا، البتہ BP نیچے آنے میں وقت تو لگے گا نا۔ اپنی فکر چھپاتے ہوئے وہ انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ ایک بار پہلے جب وہ بہت چھوٹا تھا اس نے اپنے والد کو کھویا تھا۔ اپنی والدہ کی جدائی سہی تھی، مگر اس وقت اسے سینے سے لگا کر تنہا نہ ہونے کا احساس دلایا تھا چچا جان نے اور دادی نے، مگر آج چچا جان کو کھو دینے کا مطلب تھا واقعی یتیم ہو جانا، اور اس وقت وہ اندر سے بہت خوف زدہ تھا۔ مظفر کو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا، نہیں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، وہ آنسو بہاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اکرما کی تسلی کا اثر تھا یا جانے رونے سے دل ہلکا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ در مکنون جو ہے وہ سائرہ کی ہی اولاد ہے، لیکن وہ کیونکہ بیٹیاں پسند نہیں کرتی تھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے مخفی رکھا ہو اس بات کو، اور یہ کہا ہو کہ مردہ بیٹی کو جنم دیا ہے، لیکن در حقیقت وہ بیٹی زندہ ہو، اور انہیں جو ہے وہ در مکنون کے جو والدین وفات پا چکے ہیں انہوں نے گود لیا ہو، انہوں نے پالا ہو، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو انہوں نے بھی راضی خوشی اسے رکھ لیا ہوگا، اور مظفر صاحب نے بھی انہیں سونپ دی ہوگی اپنی اولاد، اور اسی لیے یہ بہت ان کے ہاں جاتے تھے، ملتے تھے منع کرنے کے باوجود۔ تو ہو سکتا ہے کہ در مکنون جو ہے وہ ان کی اپنی ہی بیٹی ہو۔ ان کی حساسیت دیکھتے ہوئے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، یہ ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔